तो उसने मोस्ले ने क्या किया कि ऐसे मेटेलिक टारगेट चेंज किया बार बार, और वहां से जो एक्सरे निकल रहा था कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, उसको ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया। फिर उसने क्या किया कि एक ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ ड्रॉ किया यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट वर्सेस एटॉमिक नंबर। ठीक, मतलब क्या था कि मोस्ले ने ऐसे एक्सरे पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। क्या एक्सपेरिमेंट था कि मेटेलिक टारगेट, वो अलग अलग मेटेलिक टारगेट लिया, और हर एक मेटेलिक टारगेट से, जैसे कि सपोज कीजिए कि एक बार इसने Z1 एटॉमिक नंबर का मेटेलिक टारगेट लिया, Z1 नंबर का एटॉमिक मेटेलिक टारगेट लिया, उसके बाद यहाँ से जो एक्सरे निकला कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, उसके फ्रीक्वेंसी को नोट किया। फिर उसके बाद Z2 एटॉमिक नंबर का मेटेलिक टारगेट लिया, और वहां से जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे निकला उसके फ्रीक्वेंसी को नोट किया। इसी तरीके से अलग अलग एटॉमिक नंबर के मेटेलिक टारगेट को लिया गया, और वहां से निकलने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का फ्रीक्वेंसी नोट किया। देन आफ्टर उसने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट, मतलब इधर से जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे निकल रहा है उसका फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट वर्सेस एटॉमिक नंबर। जब उसने ग्राफ ड्रॉ किया तो जो ग्राफ है वो नियरली स्ट्रेट लाइन आ गया, है ना। तो वो जो ग्राफ है वो नियरली कैसा आ गया, स्ट्रेट लाइन। ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन आया विच वॉज नॉट पासिंग फ्रॉम द ऑरिजिन, और ऐसा स्ट्रेट लाइन आया जो कि ऐसा ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा था। अब जैसे देखो एटॉमिक नंबर Z 0 तो हो नहीं सकता है ना, जैसे कि सपोज करो कि Z कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ही Z का लिया जा सकता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट भी सफिशिएंट होना चाहिए। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू Z का लिया, उसके कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का फ्रीक्वेंसी नोट किया, एंड सो ऑन। जब इस तरीके से वो नोट करता चला गया तो उसको क्या मिला, रूट फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट वर्सेस एटॉमिक नंबर का जो ग्राफ आया, वो ग्राफ ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन आ गया। और ये स्ट्रेट लाइन ऐसा था कि इसको एक्सटेंड करने पे ये ऑरिजिन से पास नहीं करता है ना, ये ऑरिजिन से पास नहीं करता है। कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं आया, मतलब कि ऐसा स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल करीब आया। फॉर एग्जांपल कुछ इस टाइप में, जैसे कि सपोज कीजिए कुछ इस टाइप में ऐसा रहा कि रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर। मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐसे कि इस यहाँ पे इसने ये एटॉमिक नंबर लिया तो इतना रूट फ्रीक्वेंसी आया, ये वाला पॉइंट ऐसे है, ऐसे कुछ ऐसा। तो लगभग ये जो आ रहा है वो लगभग कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो ये मोस्ले का ऑब्जर्वेशन था एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो फिर मोस्ले ने क्या बोला कि जब इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किया गया कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के निकलने वाले स्क्वायर रूट का फ्रीक्वेंसी वर्सेस जो मेटेलिक टारगेट है उसका एटॉमिक नंबर, तो कुछ ऐसा आया। तो फिर उसने अपना लॉ क्या दिया, फिर उसने अपना लॉ दिया कि फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। मतलब कि जस्ट उसने इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा ऐसा कुछ। अब जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारे पास ये y है और ये x है, ऐसा कोई लाइन है ना, कुछ इस तरीके से लाइन है। तो हम लोग इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा लिख सकते हैं, अगर हमारे पास कुछ ऐसा लाइन है तो इसका इक्वेशन कितना लिखा जा सकता है। देखिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि y में इंटरसेप्ट 0 नहीं है, यहाँ पे भी क्या है ये 0 से पास नहीं कर रहा, तो यानी कि इस पे कुछ इंटरसेप्ट रहेगा। तो इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से लिखे तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो उसी तरीके से उसने क्या किया, तो लगभग ये एक जो आया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये भी तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही है, रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर। ठीक, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे हमने एम और सी लिया है, यहाँ पे ए और बी लिया गया है। तो उसने ये लॉ दिया अपना कि कोई कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के लिए जो रूट फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज ए इंटू जेड माइनस बी। तो ये ए और बी क्या है, ये ए और बी कांस्टेंट होता है।
ए और बी क्या है, ए एंड बी आर कांस्टेंट एंड जेड क्या है, ये है एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर है। ओके, अब जैसे कि ये हमारे पास ए और बी एक कांस्टेंट है, ए एंड बी कांस्टेंट है, तो ये ए और बी ऐसा नहीं है कि हर बार ए और बी का वैल्यू सेम ही रहेगा। किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स रे के लिए, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के लिए ए और बी का वैल्यू को कांस्टेंट दिया गया है। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास के अल्फा एक्सरे है, अगर हमारे पास के अल्फा एक्सरे है, के अल्फा और के बीटा है, या फिर एल अल्फा है, एल बीटा है, तो के अल्फा के लिए ए और बी का वैल्यू, के बीटा के लिए ए और बी का वैल्यू डिफरेंट आएगा, एल अल्फा के लिए ए और बी का वैल्यू इन सब से डिफरेंट आएगा, एल बीटा के लिए ए और बी का वैल्यू इन सब से डिफरेंट आएगा। तो ये ए और बी जो कांस्टेंट है वो ऐसा नहीं है कि वो हर बार ये सेम वैल्यू ही रहेगा। जैसे कि सपोज करो कि अगर ये वाला फ्रीक्वेंसी, अगर ये वाला फ्रीक्वेंसी के अल्फा का है तो उसका ए और बी का वैल्यू, और अगर ये वाला फ्रीक्वेंसी के बीटा का ले रहे हैं तो उसका ए और बी का वैल्यू डिफरेंट आएगा, सेम नहीं आएगा। ठीक है, ए एंड बी आर डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ एक्सरे, कि कौन सा टाइप है एक्सरे। के सीरीज का है तो के सीरीज में भी के अल्फा, के बीटा, के गामा, एल का है तो एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा, उन सब के लिए इसका वैल्यू क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। ठीक है, ऐसा मान करके चलना है। तो ए और बी जो कांस्टेंट है, तो ये ए और बी जो कांस्टेंट है वो क्या है, हर टाइप के फ्रीक्वेंसी के लिए ए और बी का वैल्यू सेम नहीं रहेगा। मतलब कि वैल्यू ऑफ ए एंड बी चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग आएगा ए और बी का वैल्यू। ठीक, के अल्फा के लिए ए और बी का वैल्यू अलग, के बीटा के लिए ए और बी का वैल्यू अलग, उसी तरीके से एल अल्फा के लिए अलग। तो ये मतलब कि किसी पर्टिकुलर के लिए ये कांस्टेंट होगा। मतलब कि अगर हम लोग ये के अल्फा लिए तो वो ए और बी उसके लिए कांस्टेंट माना जाएगा, हमने के बीटा लिया तो ए और बी उसके लिए कांस्टेंट माना जाएगा। अब जैसे कि सपोज करो हम के अल्फा लिए, तो अब के अल्फा हर मेटल में होगा ना। अब जैसे टंगस्टन में भी के अल्फा आएगा, मोलिब्डेनम में भी के अल्फा आएगा, अलग अलग एलिमेंट में ऐसे अलग अलग के अल्फा आएगा। तो वही कह रहा है कि अगर के अल्फा हम ले लिए, सपोज करो अलग अलग एलिमेंट के लिए ही, तो अगर के अल्फा की ही बात करें अलग अलग एलिमेंट का, तो ए और बी तो कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे वो कोई सा एलिमेंट हो, केवल किस में वैरी करेगा, जेड पे। तो ये इक्वेशन यही शो कर रहा है कि कोई सा भी हमारे पास अगर मेटेलिक टारगेट है और उस मेटेलिक टारगेट के कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे को, फ्रीक्वेंसी को मेजर किया गया है ना, एटॉमिक नंबर डिफरेंट करके, तो कुछ ऐसा रिलेशन उसने लिखा, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे इज इक्वल टू ए जेड माइनस में, जिसमें ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। अब यहाँ पे ये जो बी है, बी जो कांस्टेंट है दैट इज ड्यू टू स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये बी को हम लोग मानेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम लोग मानेंगे इसको। अब ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या प्रकार है ये भी देख लेते हैं। अभी जैसे कि देखिए हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम, और उसमें ट्रांजिशन पढ़ा था। तो हाइड्रोजन एटम रहा या हाइड्रोजन लाइक एटम रहा, तो उसमें जब भी ऐसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता था किसी भी ऑर्बिट से, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन पे जो इन्फ्लुएंस होता था दैट वाज ओनली ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अब जैसे कि अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में केवल क्या है, न्यूक्लियस में चार्ज है। तो अगर बाहर कोई इलेक्ट्रॉन में ट्रांजिशन हो, एक तो इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन ही है, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन में ट्रांजिशन हो रहा है तो इस पे जो असर पड़ेगा वो केवल किसका असर पड़ेगा, न्यूक्लियस के चार्ज का असर पड़ेगा। ठीक, उसी तरीके से अगर हमने हीलियम प्लस लिया, तो हीलियम प्लस लिया तो ये भी हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो इसमें भी जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो वहां पे केवल क्या होगा, न्यूक्लियस के चार्ज का इन्फ्लुएंस होगा उस इलेक्ट्रॉन पे।
लेकिन अगर हमारे पास कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, जैसे कि मेटेलिक टारगेट है ना, और एक्सरे क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, तो अगर ऐसे हमारे पास कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ऐसे ट्रांजिशन करेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का तो चार्ज है ही, साथ ही साथ बाकी जो अदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका भी इस पे इन्फ्लुएंस होगा। अगर हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है तो वहां पे तो केवल क्या होगा, जो न्यूक्लियस में चार्ज है उसी का इन्फ्लुएंस है। बाकी अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है तो वहां पे न्यूक्लियस का चार्ज प्लस आसपास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अदर ऑर्बिट्स में, इसके आसपास के ऑर्बिट्स में, उन सब का असर इस पे पड़ेगा, है ना। तो उसी चीज को मिला करके एक ऐसा कांस्टेंट ले लिया गया, उसी को हम लोग बोलेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसका वैल्यू हमें फाइंड नहीं करना है, बी जो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसका वैल्यू हमें नहीं फाइंड करना है। इसका वैल्यू जो फाइंड करना है वो अपने सिलेबस के बाहर का चीज है, वो थोड़ा सा वास्ट लेवल का चीज है। तो इसका वैल्यू हमें दिया हुआ रहेगा। सपोज कीजिए कि आपसे के अल्फा या के बीटा या के गामा का ही फ्रीक्वेंसी पूछा गया मोस्टली लॉ को यूज करके, तो वहां पे आपको बी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा कि बी का वैल्यू कितना होता है। तो के अल्फा के लिए फॉर के अल्फा बी का वैल्यू 1 आता है। चाहे हम लोग किसी भी मेटेलिक टारगेट की बात करें, अगर वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे में हम लोग के अल्फा का बात कर रहे हैं, के अल्फा की फ्रीक्वेंसी के लिए बात कर रहे हैं, तो बी का वैल्यू 1 आएगा। अगर के बीटा या के गामा या एल अल्फा या एल बीटा गामा लिया गया तो वहां पे आपको बी का वैल्यू ऐसा प्रोवाइड किया हुआ रहेगा। हाँ, ए का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है, वो अभी हम लोग कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या देखा कि ये जो मॉसले लॉ है, ए रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, तो ए और बी कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट क्या होगा, हर टाइप के एक्सरे के लिए इसका वैल्यू डिफरेंट आएगा, जिसमें बी क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है कि जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांजिशन होगा तो उस पे जो इन्फ्लुएंस आएगा वो केवल न्यूक्लियस का नहीं, इसके पास में अदर ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका भी असर आएगा। तो ओवरऑल इस पे कितना चार्ज काम करेगा। अभी जैसे कि देखिए कि हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन पढ़ा था ना कि मान लो ये से ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, अब एटॉमिक नंबर जेड है, तो अब इस पे जो भी फोर्स लगेगा, जो भी इन्फ्लुएंस होगा, केवल इतने में इस न्यूक्लियस में जितना है उसकी वजह से आएगा। यानी कि इसके लिए जो फोर्स लगाना है, जो भी फोर्स लगेगा, तो वो उस पे जो भी फोर्स लगेगा या इस पे जो भी इन्फ्लुएंस आएगा, दैट इज ओनली ड्यू टू दिस चार्ज। उसी तरीके से कि अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कोई इलेक्ट्रॉन है तो इस पे जो फोर्स लगेगा या इस पे जो इन्फ्लुएंस आएगा, यानी ओवरऑल इसके लिए कितना चार्ज काम कर रहा है वो डिफरेंट आ जाएगा। तो वही चीज को यहाँ पे ऐसा स्क्रीनिंग कांस्टेंट से दिखाया जा रहा है। ठीक, ओके। तो अभी हम लोग ये मॉसले लॉ है, तो यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। किस चीज को, हम लोग ए का वैल्यू इसमें कैलकुलेट करेंगे। अभी हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम में क्या पढ़ा था कि फॉर हाइड्रोजन एटम अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम nth ऑर्बिट टू mth ऑर्बिट, यानी कि इफ देयर इज अ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम nth ऑर्बिट टू mth ऑर्बिट, यानी कि nth ऑर्बिट से, सपोज कीजिए कि ये nth ऑर्बिट से ऐसा mth ऑर्बिट पे ट्रांजिशन हो रहा था, तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, देन हमने क्या लिखा था, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर, रेडबर्ग कांस्टेंट, यही ना, 1 बाय फ्रॉम nth ऑर्बिट टू mth ऑर्बिट 1 बाय m स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर, हमने ऐसे निकाला था कि अगर ns ms तो ये हो जाएगा, इधर से जो फोटोन बाहर निकलेगा उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और इसी में हम लोगों ने तो ये पढ़ा था किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। सिमिलरली ये भी इक्वेशन पढ़ा था कि फॉर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल He प्लस लिथियम प्लस प्लस,
अगर nth ऑर्बिट से mth ऑर्बिट में जंप करेगा कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो वहां से जो फोटॉन्स बाहर निकलेगा उसका वेवलेंथ का क्या रिलेशन था, 1/λ इज इक्वल टू, सिंपली क्या करते थे हम लोग कि जहां पे जब भी हम लोग ऐसे हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के लिए पढ़ते थे, तो जहां जहां पे इक्वेशन में ई स्क्वायर रहता था, जहां जहां पे इक्वेशन में ई स्क्वायर रहता था उसको हम लोग जेड ई स्क्वायर से रिप्लेस कर देते थे, जिसमें जेड क्या होता था, उसका एटॉमिक नंबर। तो उसी तरीके से जब रिप्लेस करते थे तो आर की जगह पे कितना आ जाता था, जेड स्क्वायर आर 1/m² माइनस 1/n²। ये किसके लिए, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के लिए, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के लिए ऐसा लिखते थे। अगर हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के लिए लिखा जाएगा, यानी कि फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के लिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से mth ऑर्बिट पे आ रहा है तो, यानी कि इफ एनी इलेक्ट्रॉन, if there is transition from nth orbit to mth orbit, then वहां पे जो अपना फोटॉन्स बाहर निकल करके आएगा, जैसे कि सपोज कीजिए कुछ ऐसा कि मान लो ये nth है और ये mth है, ऐसे जंप कर रहा है। अब ये हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट नहीं है, ये हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, मल्टी इलेक्ट्रॉन है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन है तो कोई इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो इन्फ्लुएंस है वो केवल न्यूक्लियस के चार्ज का इन्फ्लुएंस नहीं है, आसपास में दूसरे ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसका भी इन्फ्लुएंस है। तो होता क्या है कि बाकी इक्वेशन सेम रहता है, बस इक्वेशन इस तरीके से चेंज हो जाएगा कि वहां से जो फोटोन बाहर निकलेगा उसका जो वेवलेंथ आएगा 1/λ, दैट विल बी इक्वल टू जेड माइनस बी स्क्वायर। हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट में कितना है, जेड स्क्वायर, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन में जेड माइनस बी स्क्वायर, जिसमें बी क्या है, बी स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन पे बाकी नेट यहाँ पे चार्ज है, आजू बाजू दूसरे ऑर्बिट में भी चार्ज है, तो उन सब को मिला करके आखिर इस पे नेट कितना चार्ज काम करेगा, वही है तुम्हारा जेड माइनस बी। हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है तो उस पे जो नेट चार्ज कितना काम करेगा, उसके न्यूक्लियस में जितना चार्ज है, तो जेड स्क्वायर आया था। उसी तरीके से मल्टी में क्या आ जाए, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन वाले में जो नेट चार्ज आएगा वो कितना हो जाएगा, जेड माइनस बी हो जाएगा। बी क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो जेड माइनस बी स्क्वायर इंटू आर 1/m² माइनस 1/n², nth ऑर्बिट से अगर mth ऑर्बिट में आया तो। इतना ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए था। तो अभी हम लोग इस चीज को इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि हम लोगों ने क्या देखा, ये वैल्यू देखिए, ये जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है और ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, बस मान करके चलते हैं। अगर आप चाहे तो ऑप्शनल आपको ऐसा बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा पढ़ने के लिए, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं चलते, इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो कितना आया कि कोई भी अगर हमारे पास मेटल है, तो यानी कि 4 एनी मेटल यानी एलिमेंट, हमने कैसे निकाला, mth ऑर्बिट से अगर nth ऑर्बिट में गया तो mth ऑर्बिट से nth ऑर्बिट में जा रहा है, तो वहां से जो फोटोन निकलेगा उसका 1/λ कितना आएगा, लैम्डा आ जाएगा, यह आ जाएगा r 1/m² माइनस 1/n² जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा। अब जो इधर से एक्सरे में भी जो फोटोन निकल के आ रहा है वो भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो वेलोसिटी होता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो देयरफॉर यहां से हम लोग 1/वेवलेंथ कितना लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, ऐसा लिखा जा सकता है। तो अगर हम लोग इस लैम्डा को फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना चाहें तो जो एक्सरे बाहर निकल के आ रहा है उसके लिए कैसा लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी अपॉन सी, दिस इज इक्वल टू r 1/m² माइनस 1/n²
जेड माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी आर 1/m² माइनस 1/n² जेड माइनस बी स्क्वायर। तो देयर फोर स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग कितना लिखेंगे, ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा, सी आर 1/m² माइनस 1/n², और इधर से बचेगा केवल कितना, जेड माइनस बी, यानी यही हो गया। तो इसका मतलब ये जो मोसले लॉ है कि फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, है ना। तो इसमें देयर फॉर ए कितना आ गया, ए का वैल्यू आ गया, जो मोसले लॉ में जो ए है, ए का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट सी आर 1/m² माइनस 1/ कितना n², ये आ गया ए का वैल्यू। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ए का वैल्यू आया है, अब इस ए का वैल्यू जरा देखिए, अगर हम लोग के अल्फा की बात करेंगे तो, यानी कि फॉर के अल्फा, के अल्फा में क्या होता है, के अल्फा में के एल एम एन, के अल्फा क्या होता है कि जब ऐसे ट्रांजिशन के ऑर्बिट पे हो, है ना, के ऑर्बिट पे ट्रांजिशन होगा तो वहां पे जो एक्सरे बाहर निकलेगा वो के सीरीज में जाएगा। अगर ये जैसे कि n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, तो अगर जैसे कि यहाँ पे k पे ट्रांजिशन हो इलेक्ट्रॉन का, अब k पे ट्रांजिशन यहाँ से भी आ सकता है, l से भी आ सकता है, m से भी, n से भी आ सकता है, यानी 2 से 1 पे हो सकता है, 3 से 1, तो ये जो पूरा एक्सरे आएगा वो किस में जाएगा, के सीरीज में जाएगा। और के सीरीज में भी कि ये जो होगा सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जो जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, तो जंप करेगा तो यहाँ पे जो एक्सरे बाहर निकलेगा वही क्या होगा, के अल्फा होगा। तो इसका मतलब कि हम लोग के अल्फा के लिए क्या देख रहे हैं, के अल्फा के लिए n कितना है, 2 है, और m कितना है, 1 है, nth 2 mth, तो n कितना हो जाएगा 2, m कितना हो जाएगा 1, यानी कि सेकेंड से 1 पे है, तो कितना हो जाएगा, देयर फोर a इक्वल टू अंडर रूट सी आर 1/1 माइनस कितना 1/2², यानी दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए इक्वल टू कितना सी आर 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 3/4, यानी कि दिस इज 3/4 इंटू सी आर, ये ए का वैल्यू हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग के बीटा की बात करें तो के बीटा के लिए क्या होगा, nth ऑर्बिट यानी थर्ड से फर्स्ट पे आएगा, तो थर्ड से फर्स्ट पे आएगा तो इसको 1/3 लिख देंगे, यानी 1/9, है ना, तो 1/9 तो कितना हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। और इस तरीके से अलग अलग के लिए हमारे पास अलग अलग वैल्यू आएगा, ठीक है, और हम लोग इसका वैल्यू बता सकते हैं। तो यही है मोसले लॉ। मोसले ने कैलकुलेट किया फ्रीक्वेंसी अलग अलग एटॉमिक नंबर लेकर के मेटेलिक टारगेट का, वहां से जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे आया उसके फ्रीक्वेंसी को नोट किया, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ ड्रॉ किया। तो ग्राफ लगभग कैसा आ गया, स्ट्रेट लाइन, और जो कि वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा था, तो उसने कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन को यूज करके कुछ ऐसा इक्वेशन लिख दिया जिसमें ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। बी कौन सा कांस्टेंट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला कांस्टेंट है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला कांस्टेंट है तो यहाँ पे आपको बी कैलकुलेट नहीं करना है, बी का वैल्यू गिवन होगा। तो के अल्फा के लिए हम लोग को बी का वैल्यू कितना है, 1 है। मेजोरिटी क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं, के अल्फा के लिए बी का वैल्यू कितना है, 1 है। ए का वैल्यू हम लोग को फाइंड करने के लिए आ सकता है, तो ए का वैल्यू कैसे फाइंड करना है, तो हमने जो पढ़ा था अपना एटॉमिक मॉडल, उसमें जो ट्रांजिशन पढ़ा था और उसमें वेवलेंथ निकलता है, उसी चीज को इस्तेमाल करके हम लोगों ने ए का वैल्यू निकालना सीख लिया। तो दिस इज द मोसले लॉ। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम का रेफरेंस लेते हैं। हाइड्रोजन एटम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मान लो ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है, तो यहाँ का एनर्जी कितना होता था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका कितना होता था, -36/2², इसका -13.6 बाई कितना 3², ऐसे हम लोग का एनर्जी होता था। तो अगर आप इस तरीके से एनर्जी चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 में जो एनर्जी गैप है, ये n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 में एनर्जी गैप क्या है, इसके कंपैरिजन से कम है। मतलब कि ये 2 और 3 के बीच का एनर्जी गैप 1 और 2 के बीच का एनर्जी गैप से कम है। उसी तरीके से क्या होगा, 3 और 4 के बीच का एनर्जी गैप, 3 और 4 के बीच का एनर्जी गैप क्या होगा, 2 और 3 के बीच के एनर्जी गैप से कम होगा, एंड सो ऑन। ये हमेशा क्या होगा, ऐसे घटता चला जाएगा।
तो यही होता है दूसरे मल्टी इलेक्ट्रॉन अगर है एटम तो उसमें भी यही होता है कि अगर सपोज करो कि हमारे पास ये ऐसे K है, ये L है, ये M है, ये N है, तो K और L के बीच का जो एनर्जी गैप होगा और L और M के बीच का जो एनर्जी गैप होगा, ये वाला एनर्जी गैप इससे कम रहेगा। ठीक है, तो अब जैसे कि देखिए अगर एनर्जी गैप कम रहेगा तो इधर से जो ट्रांजिशन आएगा उसका फ्रीक्वेंसी इधर के ट्रांजिशन के फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर ये एनर्जी गैप कम है तो यहाँ पे ट्रांजिशन का फ्रीक्वेंसी इस ट्रांजिशन के फ्रीक्वेंसी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो वही बात है कि हमने एक ले लिया ऐसे, सपोज करो ये K है, ये L है, ये M है, यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ ये K अल्फा आया, यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ ये L अल्फा आया, तो ये वाला जो एनर्जी है इससे कम है। हम सपोज करो इसको E1 ले लेते हैं और इसको E2 ले लेते हैं, डेल्टा E1 और इसको डेल्टा E2। तो अब क्या पता चल रहा है कि डेल्टा E2 इज लेस देन डेल्टा E1। तो जब डेल्टा E2 लेस देन है तो यानी कि यहाँ का जो फ्रीक्वेंसी होगा F2 दिस विल बी लेस देन कितना, F1, है ना, यहाँ का फ्रीक्वेंसी इससे कम होगा। तो जब फ्रीक्वेंसी स्मॉलर है तो देयरफॉर क्या होगा, λ2 ग्रेटर देन λ1, मतलब कि जो L अल्फा का जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, K अल्फा के वेवलेंथ से। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। तो इस हिसाब से देखिए λ1 λ2 बड़ा है ना, λ2 क्या है, बड़ा है λ1 से, तो λ2 बड़ा है तो इसका मतलब वो किसका होगा, वो L अल्फा का होगा। तो ये L अल्फा वाला होगा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे और ये क्या होगा, K अल्फा वाला होगा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सरे अपना टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर ये खत्म हो चुका है, इस पे हम लोग एक दिन मिक्स मोड में क्वेश्चंस करेंगे।